सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम करता हूँ सैटरडे स्पेशल क्लास में सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड की। अगर आप नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड के हो तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंग्लिश में यही होगा, इंग्लिश का लॉजिक नहीं समझ में आता है। सेंटेंस कैसे बना है, कौन सा वर्ड पहले कौन सा वर्ड बाद में, और कब कहाँ पे कौन सा ग्रामर रूल किस वजह से लगा हुआ होता है। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं इस क्लास में, जहाँ पे सेंटेंसेस को मैं आपके सामने ब्रेक करता जाता हूँ वर्ड फॉर वर्ड, और फिर उससे क्या होता है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर भी आपको पता लगती है और ग्रामर लगाने के पीछे का लॉजिक भी आपको पता चलता है। तो इंग्लिश सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है। चलिए शुरू करते हैं। लॉजिक वाली क्लास है, सारे सेंटेंसेस अच्छे लेवल के हैं, द हिंदू एडिटोरियल से उठाए गए हैं। चलिए, अगर मेरी गाइडेंस में किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहें तो ज़रूर से डाउनलोड करें आपकी अपनी एप्लीकेशन को, YT योर इंग्लिश ट्यूटर। फर्स्ट कमेंट में इसका लिंक भी रखा हुआ है। ऐप पे मिलेगा आपको राइटिंग का कोर्स बेसिक से एडवांस्ड, SSC का कोर्स और बैंकिंग का कोर्स। सारा सिलेबस कवर करते हैं प्रीलिम्स और मेंस का इन कोर्सेज में, एक साल की वैलिडिटी के साथ। राइटिंग कोर्स में आप बिल्कुल बेसिक से लिखना सीख सकते हो इंग्लिश भाषा में 70 घंटे के अंदर। बेसिक से कोर्स है, हज़ारों लोग इसका फ़ायदा ले चुके हैं, आप भी ले सकते हैं अगर डिस्क्रिप्टिव आपका ऑब्जेक्टिव है तो। कोई भी क्वेरी हो ऐप से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें। आज कुछ डिस्काउंट चल रहे हैं कोर्सेज़ पे, उनका फ़ायदा भी आप ले पाएंगे। चलिए, फर्स्ट सेंटेंस है, पहले ही बता रहा हूँ इस सेंटेंस में कम से कम 4 हिडन एरर्स हैं। अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि इस सेंटेंस को अपने ब्रेक करें और एक एक एरर खुद से बोले कि वो कहाँ पे रखी हुई है। इसका तरीका क्या है, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे। कह रहा, व्हेन लाइफ इज इन इम्पेरिल, इंडल्जेंसेस वैनिश एंड क्लोज टू द हील्स ऑफ पोस्टपोनमेंट ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स टू नेक्स्ट ईयर, विबल्डन टू बिटन द डस्ट। अपने आप में अजीब सा सेंटेंस है ना। करे, जब व्हेन, जीवन जो है, ज़िंदगी जो है वो खतरे में होती है। पेरिल नाम के वर्ड का मतलब ही होता है डेंजर, ठीक है। इम्पेरिल नाम का वर्ड इसने यहाँ पे यूज़ किया है। कह रहे, जब किसी इंसान का जीवन खतरे में होता है तो उसकी सारी इंटेलिजेंसेस वैनिश हो जाती हैं। वैनिश होने का मतलब होता है गायब हो जाना, छूमंतर हो जाना। और इंटेलिजेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर के आपकी वांट, जैसे आपको कुछ खाने का शौक़ है, आपको मूवीज़ देखने का शौक़ है, तो सारे शौक़ सारी इच्छाएं जो है आदमी की ख़त्म हो जाती हैं जब जीवन खतरे में होता है। और कह रहा है क्लोज टू द हील्स ऑफ। क्लोज टू द हील्स ऑफ एक फ्रेज़ है इंग्लिश में, इसका मतलब है किसी के बिल्कुल पीछे पीछे। हील्स का मतलब होता है एड़ियाँ। अगर आप किसी की एड़ियों के बिल्कुल पीछे पीछे आ रहे हैं तो आप उस आदमी को बिल्कुल पीछे पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो कह रहे बिल्कुल पीछे पीछे आते हुए, और किसके, पोस्टपोनमेंट के, और किसके, टोक्यो ओलंपिक्स की। और कहाँ पे हुई है पोस्टपोनमेंट, ये हुआ है पोस्टपोन नेक्स्ट ईयर के अंदर। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 की जगह 2021 में करवाया गया। करे इसके बिल्कुल पीछे पीछे क्या हुआ जी, इसके बिल्कुल पीछे पीछे ये विंबलडन नाम का जो टूर्नामेंट है, इसने भी बाइट किया डस्ट को, बिटन द डस्ट, बाइट की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। इसने भी धूल को चाटा। धूल चाटने का मतलब है ये भी नीचे गिर गया। विंबलडन भी इस साल नहीं हो पा रहा। समझ में आ गया सेंटेंस? एक बार रिपीट कर दूं मैं। जब जीवन खतरे में होता है ना तो हमारी सारी खुशी, सारी जो इच्छाएं हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। फिर IPL याद नहीं आता हमें, फिर विंबलडन या ओलंपिक याद नहीं आता हमें। तो जीवन खतरे में था कोरोना की वजह से, तो इसलिए सारा कुछ हम भूल बैठे। और बिल्कुल पीछे पीछे इस घटना के जिसमें पोस्टपोन किया गया टोक्यो ओलंपिक्स को अगले साल के ऊपर, इस घटना के बिल्कुल पीछे पीछे विंबलडन नाम के टूर्नामेंट ने भी धूल को चाटा, इसको भी करवाने से मना कर दिया गया। अब मेरे ख्याल से सेंटेंस आपका रेडी है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करना है, फिर निकलेंगे इसमें एरर्स। ब्रेक करने के कुछ उसूल हैं, कुछ नियम हैं, रूल्स हैं, जो मैं आपसे हर बार बताता हूँ। एक बार उनको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला काम क्या किया हमने, हर वर्ड को अलग कलर दिया हुआ है। ग्रीन कलर में मिलेंगे नाउन्स या फिर प्रोनाउंस, या फिर मिलेंगी वर्ब के ING फॉर्म जीरेंट्स। ऐसी वर्ब की ING फॉर्म जो नाउन का काम कर रही हो जीरेंट कहलाती हैं। सारे नाउन जैसे वर्ड्स को हमने ग्रीन कलर दिया हुआ है। दूसरा काम क्या किया, एडजेक्टिव्स को हमने दिया ब्लू कलर। रेड कलर में दिए हमने वर्ब्स, अगर एडवर्ब आएगी तो वो होगी पिंक कलर में। कंजंक्शंस को हमने दिया है ये वाला येलो कलर। और इसके बाद भी कुछ रह जाए तो वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा प्रेपोजिशन, ठीक है। ब्लैक कलर में जो रह जाए वो बन जाएगा प्रेपोजिशन। या फिर कोई आर्टिकल वार्टिकल है उसको अपन ने छोड़ रखा है, आर्टिकल को भी ब्लैक कलर में ही रखा है। समझ में आ गया? चलो, 3 रूल हैं, फटाफट उनको फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट ज़रूर होगा। मैं कह रहा हूँ 500 भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं।
पर एक ज़रूर होगा, रूल तो यही कहता है। रूल नंबर 2 क्या कहता है, सेंटेंस में वर्ब जितनी है, सब्जेक्ट जितने हैं ना, कम से कम उतनी वर्ब ज़रूर होंगी। मान लीजिए सेंटेंस में 5 सब्जेक्ट्स हैं तो 5 वर्ब्स तो होंगी ही होंगी, 15 भी हो सकती हैं, 25 भी हो सकती हैं। रूल नंबर 3, ये जो काले काले बच गए जो प्रेपोजिशन है, इन, ऑन, एट, ऑफ, इट, है ना, ये सब के सब प्रेपोजिशन होते हैं जो टू, ये सारे के सारे अपने बाद क्या लेंगे, एक लेंगे ऑब्जेक्ट को। और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा ग्रीन कलर का वर्ड, यानी कि एक नाउन। प्रोनाउन भी बन सकता है और जीरेंड भी बन सकता है। जो जो ग्रीन कलर के हमने वर्ड्स दिए हैं वो जीरेंड बनेंगे। बस इतना ही आपको फॉलो करना है। सब्जेक्ट ढूंढना है, एक वर्ब ढूंढनी है हर सब्जेक्ट के लिए, और साथ में हर प्रेपोजिशन को एक ऑब्जेक्ट देते हुए चलना है। सेंटेंस आपका ब्रेक हो जाएगा। चलो ब्रेक करता हूँ मैं। सेंटेंस के शुरू में आ रही है कंजंक्शन, ठीक है। व्हेन से क्लॉज शुरू हो रहा है, इसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलेगा, तो व्हेन काम कर रहा है कंजंक्शन का। देखो कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो क्लोजेस को मिलाना। मान लो एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, एक सब्जेक्ट वर्ब का पेयर है, दोनों को एक साथ जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो इस कंजंक्शन का मतलब क्या है, सेंटेंस में कम से कम 2 सब्जेक्ट तो हैं ही। आ गई बात समझ में, कंजंक्शन आई है ना, तो 2 सब्जेक्ट तो इसमें कम से कम हैं ही। तो पहला सब्जेक्ट क्या आएगा, इसके बाद यहाँ आएगा सब्जेक्ट लाइफ, सब्जेक्ट नंबर 1। अब सब्जेक्ट को वर्ब देनी है, वर्ब भी बिल्कुल बाद में रखी है, इज। अब देखो यहाँ पे एक फ्रेज पड़ा है, इन इम्पेरिल। इन इम्पेरिल का मतलब होता है खतरे में, ठीक है। इम्पेरिल मतलब खतरा, इन मतलब अंदर। तो व्हेन लाइफ इज इन इम्पेरिल, जब जिंदगी खतरे में हो। ये पूरा प्रीपोजिशनल फ्रेज जो है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। आई बात समझ में, लाइफ ही खतरे में है और खतरा ही लाइफ बना हुआ है ना। दोनों चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ इशारा कर रही हैं, बीच में लिंक वर्ब से दोनों को कनेक्ट किया गया है ना। लिंक वर्ब क्या होती है, इज, एम आर, वॉज, वर, बी, बिंग, बीन। अगर अकेले आ जाए मेन वर्ब बन के तो वो कहलाती है लिंक वर्ब। तो ये थोड़े बेसिक्स हैं जो आप ऑलरेडी कर चुके हो, उन्हीं को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नंबर 1 बन चुका है लाइफ, वर्ब नंबर 1 बन चुकी है इज। अभी तक सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब और आगे बढ़ो, कोमा लग गया। अब यहाँ से इस कंजंक्शन का कमाल शुरू होगा। कोमा लगाने का मतलब ये है कि मोस्ट प्रोबेबली कोमा के बाद में जो 2 सब्जेक्ट्स को मिलाया गया है, दूसरा सब्जेक्ट इस कोमा के बाद में अपीयर होगा, और हुआ भी वही। दूसरा सब्जेक्ट है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का मतलब होता है आपके शौक़, आपके वांट्स, आपकी इच्छाएं, आपके डिज़ायर, जिन चीज़ों में आपको मज़ा आता है। एक नाउन है, पीछे एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट बन सकता है। अब देखो प्लूरल नाउन है तो इसकी वर्ब भी प्लूरल है, वैनिश। इतनी बात समझ में आई, सो गुड सो फार। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एंड आ गई एक और कंजंक्शन। मैंने क्या बताया था, अगर एक कंजंक्शन आई तो समझ लेना 2 सब्जेक्ट वर्ब के पेयर हैं। अगर 2 कंजंक्शन आए तो समझ लेना 3 सब्जेक्ट वर्ब के पेयर हैं। तो इस एंड के बाद में एक सब्जेक्ट और आने वाला है। अब वो सब्जेक्ट देखेंगे कहाँ पे है, ठीक है। एंड कंजंक्शन है, इसके बाद में आ रहा है क्लोज नाम का एडजेक्टिव। क्लोज का मतलब क्या होता है, नज़दीक। क्लोज एक नाउन नहीं है। अगर ये नाउन होता तो ये सब्जेक्ट नंबर 3 बना देते। मेरी बात समझो, अगर एंड के बाद में क्लोज की जगह पे कोई नाउन रखा होता तो उसको मैं सब्जेक्ट नंबर 3 मान लेता। इसको सब्जेक्ट नंबर 2 माना है ना, इसको सब्जेक्ट नंबर 1 माना है ना, नाउन को सब्जेक्ट मान लेता हूँ मैं। लेकिन दिक्कत क्या है, क्लोज तो एक एडजेक्टिव है। क्लोज का मतलब होता है नज़दीक। क्लोज फ्रेंड, क्लोज एनकाउंटर, है ना, क्लोज कॉल। इसके साथ में एक नाउन हमेशा चाहिए आपको होता है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद में कोई नाउन रखा ही नहीं हुआ। मतलब कहने का क्या है, ये क्लोज एक पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है। पार्टिसिपल फ्रेज में पार्टिसिपल यानी कि एडजेक्टिव अकेले भी आ जाता है। अब मैं पूरा फ्रेज आपको दिखा रहा हूँ। फ्रेज है क्लोज टू द हील्स ऑफ, या क्लोज टू द हील्स, इतना ही समझ लो, क्लोज टू द हील्स। यहाँ पे टू प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है हील्स नाम का नाउन। अभी भी सब्जेक्ट नहीं मिला हमें। ये टू प्रेपोजिशन से नाउन जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट नहीं बन सकता। ये एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट बनने का सवाल ही नहीं है। अब देखो ये जो है ना हील्स, इसके बाद लगा हुआ है ऑफ नाम का प्रेपोजिशन। इस प्रेपोजिशन के बाद में मिला हुआ है आपको पोस्टपोन नाम का नाउन। पोस्टपोन का मतलब होता है किसी चीज़ को आगे खिसकाना। ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। फिर और आगे बढ़ो, ऑफ प्रेपोजिशन है, इसके बाद लगा हुआ है टोक्यो ओलंपिक्स। अगेन एक कंपाउंड नाउन है, एक टूर्नामेंट का नाम है। फिर आगे बढ़ो, टू प्रेपोजिशन है, इसके बाद में लिखा हुआ है ईयर। ईयर मतलब साल, ये इसका ऑब्जेक्ट है। और एडजेक्टिव नेक्स्ट से ये जो है ऑब्जेक्ट मॉडिफाई हो रहा है। कौन सा साल, अगला साल। समझ लो ना, स्ट्रक्चर पूरी समझ में आनी चाहिए आपको सेंटेंस में हो क्या रहा है। अब देखो कमाल कहाँ है, कमाल है इस कॉमे के बाद में। एक्चुअल में सब्जेक्ट नंबर 3 रखा हुआ है यहाँ पे, विंबलडन।
ये जो एंड आया ना, एंड, ये इस विमंडन को मॉडिफाई करने के लिए आया है, मतलब इस विमंडन को इस पूरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए आया है। तो एंड विम्बल्डन टू बिटन द डस्ट, विम्बल्डन बन गया सब्जेक्ट नंबर 3, बिटन बन गई वर्ब नंबर 3, सब्जेक्ट की वर्ब बन गई। और क्या बाइट किया भाई, वर्ब से वट या वाई का रिप्लाई दे देगा, वट से वट या हुम का रिप्लाई दे देगा, जो नाउन वो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे क्या का रिप्लाई किया, डस्ट ने, डस्ट का मतलब होता है धूल, धूल बन गया इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। एक बार मैं पूरी खिचड़ी को फिर से आपके सामने सिस्टमेटिकली पिरो देता हूँ, दिमाग में आपके बिठा देता हूँ, फिर अपने को एरर्स निकालनी है, बड़ी बड़ी एरर्स इसमें आपको दिख भी रही होंगी, ठीक है। कंजंक्शन नंबर 1, कंजंक्शन नंबर 2, 2 कंजंक्शन आई है। देखो 0 कंजंक्शन होती है तो 1 सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। 2, अगर 1 कंजंक्शन होती है तो 2 सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। अगर 2 कंजंक्शन होती है तो सब्जेक्ट वर्ब जो होंगे वो होंगे 3 होंगे। तो इस सेंटेंस में 3 सब्जेक्ट हैं, 3 वर्ब्स हैं। मैंने तीनों सब्जेक्ट ढूंढ लिए, पहला है लाइव, दूसरा है इंडल्जेंसेस और तीसरा है विम्बल्डन। अब 3 वर्ब्स कहाँ हैं, लाइफ की वर्ब है वर्ब नंबर 1 इज़, इंडल्जेंसेस की वर्ब है वैनिश, और सब्जेक्ट नंबर 3 की है बिटन, विम्बल्डन की। अब बाकी क्या बचा, बाकी सर ताम झाम है इधर उधर की। 2 कंजंक्शन है, व्हेन और एंड, क्लोज एक एडजेक्टिव है, 2 प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है हील्स, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है पोस्टपोन, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है टोक्यो ओलंपिक्स, 2 प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है ईयर, नेक्स्ट एक एडजेक्टिव है, ईयर को मॉडिफाई कर रहा है, अगला साल, पिछला साल, आने वाला साल, गया हुआ साल, ये सब एडजेक्टिव्स ही है ना, अगला, पिछला, आने वाला, गया हुआ। विम्बल्डन की वर्ब ये हो गई, ये डस्ट हो गया इसका ऑब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, वर्ब से वर्ड का रिप्लाई करने वाला। इन इम्पेरिल में इन प्रेपोजिशन है, इम्पेरिल इसका ऑब्जेक्ट है, और ये पूरा बना रहा है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रेपोजिशनल फ्रेज, ठीक है। प्रेपोजिशनल फ्रेज ये ना, प्रेपोजिशन प्लस में उसका ऑब्जेक्ट मतलब प्रेपोजिशनल फ्रेज। मेरे ख्याल से अब चीज़ें हो गई हैं साफ। कुछ एरर्स दिखी हैं आपको बड़ी बड़ी, नहीं दिखी? चलो सबसे पहले सबसे बड़ी एरर से शुरू करूँगा, फिर बढ़ूँगा छोटी वाली की तरफ। ये विम्बल्डन की वर्ब क्या रखी है सर आपने, विम्बल्डन की वर्ब रखी है बिटन, ठीक है। तो अपने काम करते हैं, डिक्शनरी खोलते हैं और बाइट नाम की वर्ब को चेक करते हैं। ये बाइट से ही बिटन बना है ना सर, बाइट से ही बिटन बना है ना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बाइट, बाइट मतलब किसी चीज़ को, समझ गए ना, बाइट मारते हैं अपने, बाइट, बाइट का दस्ट का मतलब होता है धूल को चखना, बाइट का मतलब होता है किसी चीज़ को चखना या किसी पे बाइट करना, काट लेना किसी चीज़ को। तो देखो बाइट सेकंड फॉर्म है बिट, थर्ड फॉर्म है बिटन। अब समझो गलती क्या हुई, वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी मेन वर्ब में हैज़, हैव, हैड के बिना नहीं आती है। आई बात समझ में? वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी हैज़, हैव या हैड के बिना नहीं आती है, अगर वो मेन वर्ब का काम कर रही हो। अगर मान लो इनके बिना आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो V3 एडजेक्टिव है, ठीक है ना, एडजेक्टिव का काम करेगा। अब इस केस में विम्बल्डन की वर्ब चाहिए थी, एडजेक्टिव तो चाहिए ही नहीं। मान लो ये एडजेक्टिव है तो फिर विम्बल्डन की वर्ब कहाँ है, रूल नंबर 2 ब्रेक हो गया, सब्जेक्ट को वर्ब तो देनी देनी है, तो ये मेन वर्ब है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आपने जो बिटन यहाँ पे यूज़ कर दी, आपको इससे पहले या तो लगाना चाहिए हैज़, या तो लगाना चाहिए, एक सेकंड रुक जाओ, या तो लगाना चाहिए हैज़ या लगाना चाहिए हैड, है ना। और दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे बिटन की जगह सेकंड फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, बिट को। सेकंड फॉर्म क्या होती है, बिट। आ गई बात समझ में? और तीसरा तरीका क्या है, आप यहाँ पे बाइट्स भी लिख सकते हैं, बाइट्स। अभी अभी कुछ चीज़ हुई हो प्रेजेंटली, प्रेजेंट में, तो आप उसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से बता सकते हो। जो चीज़ हो चुकी है अभी प्रेजेंट में ना, अभी हाल ही में हुई है, तो यहाँ पे बाइट्स और डस्ट भी लिख सकते हो। तो एरर नंबर 1 आपको पकड़ में आ गई ना, थर्ड फॉर्म को बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज़ किया है। अब ये मत पूछना सर पेपर में क्या करके आऊँगा मैं, भाई जो पेपर में आपसे एग्जामिनर आपको करवाना चाहता है ना, वो कोई आपको कॉन्टेक्स्ट देगा, साथ में कोई हिंट भी देगा। या तो वो इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनवाएगा, यहाँ पे हैज़ या हैड लगाने की हिंट देगा, या इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म बनवाएगा, ठीक है। वैसे मोस्ट प्रोबेबल आंसर इसका ये होगा कि बिटन की जगह आप बिट लिखें, इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करें। तो एरर नंबर 1 आ गई पकड़ में। चलो अब दूसरी एरर देखें। अगेन डिक्शनरी खोलेंगे, इम्पेरिल नाम के वर्ड को नोट करेंगे, इम्पेरिल, ठीक है। ये वर्ड बना है पेरिल नाम के नाउन से। पेरिल का मतलब क्या होता है, डेंजर यानी कि खतरा, ठीक है। इससे हमने क्या बना दिया, इम्पेरिल। इम्पेरिल मतलब होगी एक वर्ब, इस वर्ब का मतलब होता है किसी को खतरे में डालना, किसी को क्या करना, खतरे में डालना। तो जो करेक्ट फ्रेज बनना चाहिए इन प्रेपोजिशन के बाद में, वो एक नाउन से बनेगा। याद करो, सब्जेक्ट जो बनता है या ऑब्जेक्ट जो बनता है वो नाउन के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। जिरेंड भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, लेकिन नाउन की भूमिका में ही।
अगर वर्ब को यूज़ करना है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में यूज़ किया जाता है। बात समझ रहे हो ना? यहाँ पे वर्ब को प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ, जो कि कतई पॉसिबल नहीं है। आपको इस वर्ब को इसकी नाउन फॉर्म में चेंज करना होगा। इम्पेरिल नाम के वर्ड का मतलब है किसी को खतरे में डालना। हमें खतरे में नहीं डालना है, हमें यहाँ पे बात हो गई है खतरे की, इन पेरिल या इन डेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इम्पेरिल में से इम निकाल दूंगा, इसको पेरिल यानी कि इसकी नाउन फॉर्म में चेंज कर दूंगा। पेरिल कहाँ गया भाई? पेरिल ये रहा। तो मिल गई दूसरी एरर। ये इन पेरिल जो है ना, ये एक फ्रेज होता है इंग्लिश में जो आपने कई बार पढ़ा भी होगा। अब आ जाओ एरर नंबर 3 पे, एक सेकेंड रुक जाओ। एरर नंबर 3। जैसे आपने ये फ्रेज देखा, यार क्या हुआ इसके, दिक्कत हो गई थोड़ी सी, एक सेकेंड रुकना। जैसे फ्रेज आपने देखा इन इम्पेरिल, मैंने आपको फ्रेज बनाया इन पेरिल। ठीक है, ये फ्रेज आपने सुना होता तो आप सीधे ही इस एरर को कर देते। ऐसे ही एक और फ्रेज इस सेंटेंस में यूज़ किया गया जिसको अगर आपने सुना होता तो आप सीधे ही उस एरर को निकाल देते। उस फ्रेज का नाम है क्लोज ऑन द हील्स ऑफ। क्लोज के बाद अक्सर टू लगता हुआ आपने देखा होगा। द बिल्डिंग या द सुपर मार्केट इज क्लोज टू माई हाउस, शी इज़ कमिंग क्लोज टू मी, आई एम वेरी क्लोज टू हिम या हर। क्लोज के बाद में टू तो आता है, लेकिन इस फ्रेज का पूरा मीनिंग होता है, फ्रेज का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो ये है, क्लोज ऑन द हील्स ऑफ समथिंग। तो ये एक फ्रेज है इंग्लिश में जिसको हमने गलत तरीके से गलत प्रीपोजिशन लगा के यूज़ किया है। ये रीडिंग से पता लगेंगी ये चीज़ें आपको। अगर आप ग्रामर लगाओगे सीधी सीधी तो आप बोलोगे टू सही है, लेकिन यहाँ पे ऑन लगाओगे तो ये फ्रेज जो है करेक्ट बनेगा। तो ये आपकी एरर नंबर 3 थोड़ी एडवांस्ड है, लेकिन ठीक है, आनी चाहिए आपको। नहीं करोगे तो कैसे पता लगेगी। अब आ जाओ एरर नंबर 4 पे। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट बना दिया पोस्टपोन को। पोस्टपोन एक नाउन होना चाहिए, और मैं यहाँ जाके चेक करता हूँ पोस्टपोन को, इस वर्ड को डिक्शनरी में, और ये पता क्या निकलेगा? ये निकलेगी वर्ब। पोस्टपोन क्या निकली? वर्ब। अरे भाई, अगर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना रहा है तो नाउन को बनाना है, इन का ऑब्जेक्ट बनाया तो पेरिल को बनाया था। ऑफ का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वर्ब को नहीं, इसकी नाउन फॉर्म को बनाओगे जो होती है पोस्टपोनमेंट। ठीक है, पोस्टपोनमेंट का मतलब होता है डिफरल, किसी चीज़ को आगे बढ़ाने का, डिले करने का काम। पोस्टपोन एक वर्ब है, इसका मतलब है किसी चीज़ को आगे के लिए धकेल देना, किसी को डिफर कर देना। अगेन वही एरर है सिंटेक्स की, स्ट्रक्चर की। एरर नंबर 4, पोस्टपोनमेंट लिखोगे तो ये नाउन बनेगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अब एरर नंबर 5 है, वो मुँह जवानी याद कर लो, हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए आपके। नेक्स्ट है, प्रीवियस है, लास्ट है। जब ये किसी ईयर, डे या किसी भी चीज़ को बताते हैं ना, तो उसके आगे हमेशा द को लगाया जाता है। द नेक्स्ट ईयर, द क्यों लगाया जा रहा है? अब किसी खास साल की बात हो रही है। द नेक्स्ट ईयर जैसे ही मैंने बोला, आप अपने आप गिन लोगे, अच्छा 2022 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर मतलब 2023, तो अपने आप ही किसी प्रॉपर नाउन की तरफ इशारा हो रहा है ना। द नेक्स्ट क्लास, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस ईयर, द प्रीवियस वीक, है ना। लास्ट, नेक्स्ट, प्रीवियस, इनके पहले द को आपको लगाना चाहिए इनको प्रॉपर नाउन बनाने के लिए। तो 5 एरर्स मिल गई आपको ब्रेक करने पे। नंबर 1 वर्ब की एरर, नंबर 2 सिंटेक्स एरर, नंबर 3 फ्रेज में एरर, नंबर 4 नाउन यूज़ करना था वर्ब यूज़ कर दी, नंबर 5 नेक्स्ट, प्रीवियस, लास्ट से पहले जो हम द लगाते हैं उसको हमने मिस किया था। चलो आ जाओ नेक्स्ट पे। 5 में से कितनी एरर्स आप खुद से ढूंढ पाए, ज़रूर से बताना कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट सेंटेंस में भी यही काम करना है, पहले आप खुद से एरर ढूंढेंगे, उसके बाद मेरी अप्रोच से मैच करेंगे आपको कितनी एरर्स आपको सही पकड़ में आई। लंबा सेंटेंस है, पहले इसको पढ़ते हैं। मैनी एंड एक्सपर्ट्स हैव एनालाइज्ड दैट देयर वर लिटिल एक्सपेक्टेशन दैट द वीडियो कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे held on the issue of LAC between the External Affairs Ministry officials in Delhi and their Ministry of Foreign Affairs counterparts in Beijing would bear fruit immediately। कह रहा बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ऐसा एनालाइज किया था। मैनी एंड एक्सपर्ट्स हैव एनालाइज्ड, ऐसा एनालाइज किया है ना। दैट वो ये कि वहाँ पे ना के बराबर एक्सपेक्टेशन थी, ना के बराबर ही आशाएं थी। और किस चीज़ के भाई एक्सपेक्टेशन, किस चीज़ की? दैट वो ये कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस है, जो हुई है फ्राइडे को, और जो हेल्ड की गई है, जो रखी गई है इशू पे LAC के, और रखी गई है बीच में 2 लोगों के, 2 पार्टियों के। पहली पार्टी है बिटवीन के बाद में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के ऑफिशियल जो बैठे हैं दिल्ली में,
यानी हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स। और दूसरी पार्टी है एंड कंजंक्शन के बाद में इन्हीं मिनिस्टर्स के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काउंटर पार्ट जो बैठे हैं बीजिंग में। काउंटर पार्ट का मतलब होता है समकक्ष। तो हमारे राजदूत उनके राजदूत, हमारे एम्बेसडर उनके एम्बेसडर, है ना। तो इस तरीके से एक दूसरे के समकक्ष हो जाएंगे। तो जो हमारे ऑफिशियल्स हैं विदेश मिनिस्ट्री के और उनके ऑफिशियल्स हैं हमारे दिल्ली में, उनके बीजिंग में, इन दोनों के बीच में रखी गई थी। कह रहे इससे बहुत कम आशाएं थी कि ये जो कॉन्फ्रेंस है बोर्न फ्रूट करेगी, कोई फल निकलेगा इससे। बोर्न फ्रूट करने का मतलब होता है प्रोड्यूस रिजल्ट। बोर्न का मतलब होता है पैदा करना, फ्रूट का मतलब होता है फल। जिसका कोई फल निकलेगा इमीडिएटली हाथों हाथ। तो सबका यही मानना है कि हमें तो ना के बराबर ही आशाएं थी कि इसका कोई भी फल निकलने वाला है। चलो अब इस सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। मैनी एन एक एडजेक्टिव है, एक्सपर्ट्स एक नाउन है, जो बन जाएगा आपका सब्जेक्ट नंबर 1। अब आप पूछोगे सर इसको क्यों नहीं बनाया सब्जेक्ट, ये तो एडजेक्टिव है। मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी मतलब बहुत सारे, क्वांटिफायर है, किसी चीज़ को क्वांटिफाई करता है। तो ये जब किसी नाउन के बारे में बताता है तो खुद तो एडजेक्टिव बना ना ये। अब ये अजीब सा एडजेक्टिव है मैनी एन, इसके बारे में अपने आगे चल के इसको पढ़ेंगे अभी। तो मैनी एन एडजेक्टिव हो गया, इसने नाउन इस सब एक्सपर्ट्स को मॉडिफाई कर दिया, ये नाउन ही हमारा सब्जेक्ट बन गया। अब आगे इसकी वर्ब है हैव एनालाइज्ड, सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है हैव के बाद में। सब्जेक्ट वर्ब का पेयर आपको मिल गया। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे मिल गई दैट नाम की कंजंक्शन, कंजंक्शन नंबर 1। कंजंक्शन का काम क्या है, दो सब्जेक्ट्स को मिलाना। अगर एक सब्जेक्ट आया हुआ है, एक वर्ब आई हुई है, उसके बाद कंजंक्शन आ रही है, तो मतलब सब्जेक्ट नंबर 2 और उसकी वर्ब भी आएगी। अब सब्जेक्ट ढूंढते हैं। सब्जेक्ट तो यहाँ पे है ही नहीं, कोई नाउन ही नहीं दिख रहा। देयर एक एडवर्ब है, कभी भी नाउन नहीं बन सकती, कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकती। इसके बाद वर्ब रखी हुई है वर्ब। अजीब सा कुछ काम जो है काम यहाँ पे हो रहा है। हम ढूंढ रहे हैं सब्जेक्ट को और एडवर्ब वो वर्ब जो है धक्के खा रही है आगे, सब्जेक्ट काम है पता ही नहीं। कोई बात नहीं, और आगे बढ़ो। लिटिल एक एडजेक्टिव है, लिटिल का मतलब है ना के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद मिलेगा एक्सपेक्टेशन नाम का नाउन, ये बनेगा सब्जेक्ट नंबर 2। और पूरा चक्कर ये है कि देयर से शुरू होने वाला क्लोज उसमें सब्जेक्ट वर्ब के बाद में रखा जाता है। तो वर्ब है वर्ब, सब्जेक्ट है एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना। ये ऑलरेडी हम जानते हैं। देयर से शुरू होने वाला क्लोज सेंटेंस में इन्वर्जन को जो है ट्रिगर करता है। तो ये आपका जो दैट कंजंक्शन है ना, इसके बाद में सब्जेक्ट नंबर 2 है एक्सपेक्टेशन और इसकी वर्ब नंबर 2 है वर। लिटिल हो गया एडजेक्टिव, इसने सब्जेक्ट को मॉडिफाई कर दिया। देयर हो गई एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस, इसको डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं। अभी आगे इसको अपने देखेंगे। अब देखो फिर आ गया दैट, ये थी कंजंक्शन नंबर 1, इसने सब्जेक्ट नंबर 2 को लेके आई। अब आगे कंजंक्शन नंबर 2, ये सब्जेक्ट नंबर 3 को लाएगी। बिल्कुल फॉर्मूला से चल रहा है ना सब कुछ। तो वीडियो कॉन्फ्रेंस आपका सब्जेक्ट हो गया, ऑन प्रेपोजिशन होगी, ऑब्जेक्ट हो गया इसका फ्राइडे। अब यहाँ पे मिल गई आपको वर्ब। हेल्ड की, हेल्ड मतलब होल्ड की सेकंड फॉर्म है हेल्ड, या फिर इसकी थर्ड फॉर्म भी है हेल्ड, होल्ड हेल्ड हेल्ड। अब आपके पास दो ऑप्शन है, इस वर्ब को या तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस की वर्ब मान लो, और या फिर इस वर्ब को आप वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव मान लो। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंस की वर्ब बनाओगे हेल्ड को, वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाओगे, थर्ड फॉर्म तो बना नहीं सकते, इसके आगे हैज़ हैव तो लग नहीं रहा। अगर इसको मेन वर्ब बनाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस ने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया। जैसे द कॉलेज विल होल्ड अ फेस्टिवल, अ कल्चरल फेस्टिवल, द ऑफिस विल होल्ड अ मीटिंग। आ रही बात समझ में। कॉन्फ्रेंस ने किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। ये कॉन्फ्रेंस ने किसी को ऑर्गेनाइज नहीं किया, ये एक्चुअल में कॉन्फ्रेंस के लिए एक एडजेक्टिव है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं है। एडजेक्टिव है, इसके आगे लिए हैज़ और हैव आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये यूँ कह रहा है कि जो कॉन्फ्रेंस फ्राइडे को हुई थी, जिसको होल्ड किया गया था, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था। आ रही है बात समझ में। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है ये V2 में एक्टिव वर्ब नहीं बना सकते क्योंकि सेंटेंस मीनिंगलेस बन रहा है। तो कह रहा है ये वर्ब हो गई, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव हो गई। और आगे बढ़ जाओ, ये आई है कॉन्फ्रेंस के लिए, ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है इशू, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब देखो दो कंजंक्शन और आ रही है, बिटवीन और एंड। अब ध्यान देना, मैंने आपको बताया कंजंक्शन के बाद में नया क्लोज आता है, लेकिन बिटवीन और एंड के बाद में नया क्लोज नहीं आएगा, क्योंकि ये है को रिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। क्या है ये, को रिलेटिव कंजंक्शंस। क्यों है ये को रिलेटिव कंजंक्शन, ये हमेशा जोड़े में चलती हैं, इधर और, नीदर नोर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बिटवीन एंड, है ना। तो ये जो को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं, इनको किसी नए सब्जेक्ट को नहीं लाना होता सेंटेंस में, इनको एक्चुअल में सेंटेंस के अंदर
नाउन्स को आपस में कनेक्ट करना होता है। ये कंजंक्शन किसी सब्जेक्ट को नहीं लाएंगे नए को, आपस में दो नाउन्स को जोड़ देंगे। वो मैं नाउन्स आपको दिखाता हूँ। बिटवीन के बाद में पहला नाउन है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स इन दिल्ली, इन प्रपोर्शन दिल्ली उसका ऑब्जेक्ट। और एंड के बाद में दूसरा नाउन है देयर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काउंटर पार्ट्स इन बीजिंग, इन प्रपोर्शन है बीजिंग इसका ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में, इन दोनों पार्टियों के बीच में हुई है। पहली पार्टी है हमारी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स, दूसरी पार्टी है चाइना के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। आ रही बात समझ में। तो इन बिटवीन एंड इधर और नीदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन सब का काम यही होता है कि किसी तरह के नाउन्स को सेंटेंस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए बिना सब्जेक्ट बनाए। चलो और आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट नंबर 2 आपको मिल चुका है, इसकी वर्ब मिलेगी आपको यहाँ पे वुड बॉर्न। और बॉर्न क्या करना है, फ्रूट। बॉर्न का मतलब होता है पैदा करना, जन्म देना। फ्रूट मतलब एक फल। बॉर्न फ्रूट मैंने आपको बता दिया ना, फल देना, किसी चीज़ का रिजल्ट निकालना। इमीडिएटली एक एडवर्ब है। बॉर्न फ्रूट कैसे होगा, बहुत जल्दी से होगा, इमीडिएटली होगा। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ मैं, आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये सेंटेंस पिछले वाले से आसान है, दो ये लंबा है थोड़ा सा, फिर भी आसान है। एक्सपर्ट सब्जेक्ट नंबर 1 है, वर्ब नंबर 1 है एनालाइज्ड। दैट कंजंक्शन आई, कंजंक्शन नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 2 मिला एक्सपेक्टेशन, वर्ब नंबर 2 मिली वर। फिर दैट कंजंक्शन आई, कंजंक्शन नंबर 2, सब्जेक्ट मिला, सब्जेक्ट नंबर 3 मिला वीडियो कॉन्फ्रेंस, और इसकी वर्ब मिली वुड बॉर्न। बॉर्न वर्ब का ऑब्जेक्ट है फ्रूट नाम का नाउन, इमीडिएटली एडवर्ब ऑफ टाइम है, बता रही है कौन सा काम कब होने वाला है, इमीडिएटली हाथों हाथ होने वाला है। ऑन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है फ्राइडे। हेल्ड एक एडजेक्टिव है, कॉन्फ्रेंस के लिए आया है, वो कॉन्फ्रेंस फ्राइडे वाली जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है इशू। ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है एलएसी। बिटवीन एंड दो कोरिलेटिव कंजंक्शंस का पेयर है। इसने पहली पार्टी ये और दूसरी पार्टी ये, इन दोनों को मैच करवा दिया। ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। इन प्रेपोजिशन है, ऑब्जेक्ट है दिल्ली। और ये पूरा एक कंपाउंड नाउन है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काउंटर पार्ट्स। इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बीजिंग। आगे बात समझ में। अब एरर्स को ढूंढें। चलो सबसे पहले सबसे सिंपल वाली एरर कैसे मिलेगी अपने को, आ जाओ साइड में, किनारे पे आओ तब पता लगेगी। देखो एक है अपने पास एडजेक्टिव मैनी और एक एडजेक्टिव है मैनी एन। याद रखना इन दोनों को, मैनी और मैनी एन का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब इक्वल है। लेकिन फ़र्क इनमें यह है कि मैनी एन जो है ना, वो अपने बाद में सिंगुलर नाउन लेता है और सिंगुलर वर्ब लेता है। मैनी अपने बाद में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब को लेगा। बात आ गई समझ में। क्यों लेगा ऐसा, मैनी एन में एन लगा हुआ है, एन सिंगुलर चीज़ की तरफ इशारा करता है, सिंगुलर नाउन ही होगा, सिंगुलर वर्ब भी होगी उस नाउन की। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मैनी टूरिस्ट या मैनी टूरिस्ट वर या वॉज स्टक इन यूक्रेन रशिया वॉर। बहुत सारे पर्यटक जो हैं, यात्री जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, रशिया यूक्रेन वॉर में स्टक थे यानी फंसे हुए थे। अब देखो मैनी लगाया हुआ है तो टूरिस्ट नहीं टूरिस्ट लगाना पड़ेगा, ये गलत है। और वॉज नहीं, टूरिस्ट के लिए वर्ब आएगी। भाई नाउन प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, वर्ब आएगी वर। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, मैनी एंड टूरिस्ट या टूरिस्ट वर या वॉज स्टक इन यूक्रेन रशिया वॉर। इस केस में मैनी एन आ चुका है, नाउन जो है प्लूरल नहीं आएगा, नाउन आएगा सिंगुलर। और इस नाउन की जो वर्ब आएगी ऑफकोर्स सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आ सकती। अब आप पूछोगे सर ये बड़ा बेवकूफ़ी भरा कॉन्सेप्ट है, फिर मैनी की जगह एन लगाने की ज़रूरत ही क्या थी, यही चलने देते। मैनी एन की ज़रूरत क्या है, मैनी एन का मतलब पता क्या होता है, एक एक करके कई सारे, एक एक करके कई सारे। मैनी जो है एक एक करके, हम एक एक टूरिस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक एक टूरिस्ट को हमने मिले हैं, उससे बात की है हमने, उसका फ़ोन नंबर है हमारे पास। मैनी एंड टूरिस्ट वॉज या वॉज स्टक इन यूक्रेन रशिया वॉर। ये जब बात करोगे तो इसका मतलब है एक एक टूरिस्ट की आपके पास जानकारी है। और ये जब बात कर रहे हो ये एक उथली छिछली सी बात कर रहे हो आप कि चलो बहुत सारे टूरिस्ट रशिया में स्टक हैं ना। तो मैनी एन और मैनी में ये फ़र्क होता है, मैनी एन में एक एक करके बात की जाती है कई सारों की, मैनी में सबकी बात एक साथ की जाती है। ये बिल्कुल ऑल और ईच जैसा है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स इन दिस क्लास कैन स्पीक इंग्लिश और ईच स्टूडेंट इन दिस क्लास कैन स्पीक इंग्लिश। दोनों में सारे बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन ऑल में सबकी बात एक साथ की जा रही है, ईच में एक एक बच्चे, एक एक लड़के और एक एक लड़की की बात की जा रही है। समझ गए ना। तो बस वही ईच और ऑल और मैनी एन और मैनी, वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर इस कॉन्सेप्ट को नहीं भूलोगे। एक सेंटेंस और बना देता हूँ मैं। मैनी एन सेलिब्रिटीज़ हैव रूइंड देयर करियर विद अल्कोहल एंड ड्रग्स। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने रूइन किया है, बर्बाद किया है
अपने करियर को शराब और ड्रग्स के वजह से। देखो मैनी एन है, एक सेलिब्रिटी की बात की जा रही है, तो सेलिब्रिटीज़ नहीं आएगा, यहाँ लिखोगे सेलिब्रिटी, और हैव नहीं आएगा, यहाँ पे लिखोगे हैज़। समझ में आ गया? बस यही फंडा है मैनी एन का। अगर ऐसा है तो एक्सपर्ट्स भी गलत है मैनी एन के बाद में, और एक्सपर्ट्स की वो हैव भी गलत है, इसकी जगह आना चाहिए हैज़। ठीक है, तो ये अपनी एरर नंबर 1। अब इसको 1 मान लो या 2 मान लो, दो वर्ड्स को अपने को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, या फिर आप मैनी एन को निकाल दो, मैनी लिख दो, बाकी सब सही चल रहा है। समझ गए ना, सब चंगा सी, अगर एन को यहाँ से निकाल दिया जाए। एग्जाम में वो इतनी सारी एरर नहीं देगा, या तो वो एक्सपर्ट का एस निकाल देगा, मैनी एन एक्सपर्ट, फिर आपको हैज़ बनाना होगा, है ना, कुछ इस तरह से करेगा कि एग्जाम में आपको देख के पता लग जाए आंसर क्या है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट एरर नंबर 2 पे। एरर नंबर 2 है देयर वाली। देयर मैंने आपको बताया क्लोज की शुरू में आ जाए तो एक इंट्रोडक्टरी या डमी सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, देयर का मतलब होता है वहाँ, गो देयर, वहाँ जाओ। श्याम वॉज नॉट हेयर, श्याम यहाँ पे नहीं था। ठीक है, देयर का मतलब है वहाँ। लेकिन दिक्कत ये है, ये जो सेंटेंस के लास्ट में या बीच में आया हुआ है, इस देयर की हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कन्फ्यूजन है जब ये शुरू में आ जाता है, जब ये शुरू में आ जाता है। जैसे देयर वॉज या वर अ किंग, एक राजा हुआ करता था, इसका मतलब है एक राजा हुआ करता था, है ना। अब मुझे बताओ यहाँ पे वॉज लगाएं या वर लगाएं। देयर के हिसाब से आपको लगेगा वॉज लगा जाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप वॉज या वर में से जो भी चूज़ कर रहे हो वो चूज़ करोगे किंग के हिसाब से। देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, डमी सब्जेक्ट होता है, एक्चुअल सब्जेक्ट जो है वॉज या वर, जो भी वर्ब रखी है उसके बाद में होगा। आ रही बात समझ में? इस केस में हमेशा देयर के बाद आपको लिंक वर्ब मिलेगी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीइंग, बीन। ठीक है, अगर लिंक वर्ब देयर के बाद में रखी हो तो समझ जाना उस वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब के इमीडिएटली बाद में कहीं रखा हुआ है। तो किंग था ना, किंग सिंगुलर है, तो मैं यहाँ पे वॉज को चूज़ करूँगा, इसका देयर से कोई भी कनेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ देखो देयर वॉज या वर फ्यू शॉप्स ऑन द हाईवे, हाईवे पे बहुत ही कम जो है शॉप्स थी, दुकानें थी। अब यहाँ पे फ्यू शॉप्स के हिसाब से वर को चूज़ किया जाएगा, ना कि वॉज को। आ रही बात समझ में? देयर का कोई कनेक्शन नहीं है इस वॉज से, ना वर से, कनेक्शन है वॉज या वर के बाद में जो नाउन रखा हुआ है उसके हिसाब से। तो यहाँ पे एरर आपको कैसे ढूंढनी है? इस केस में देखो यहाँ पे देयर के बाद में रखा हुआ है वर, और आगे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन एक ऐसा नाउन है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसके आगे इसने लिटिल लगा के इसको बताया है ना। एक्सपेक्टेशन को इसने अनकाउंटेबल नाउन की तरह ट्रीट करवाया है लिटिल लगा के। तो इसका मतलब क्या है? ये वॉज जो वर्ड जो वर्ब है ना, ये गलत है, इसकी जगह वॉज आना चाहिए। देयर वॉज लिटिल एक्सपेक्टेशन, सिंगुलर नाउन या अनकाउंटेबल नाउन, उसके लिए सिंगुलर वर्ब लगाई जाए। अब ये देयर जो है कभी कभी बीच में भी आ जाता है, ऐसा नहीं है इस क्लोज की शुरुआत में आएगा तो सेंटेंस की शुरुआत में भी आएगा। देखो यहाँ देखो, वी डोंट नो दैट देयर वॉज या वर नो मिल्क इन द जार, हमें नहीं पता था कि जार में कुछ थोड़ा सा दूध भी नहीं था। अब देयर जो है बीच में आ रहा है, आपको कि सर ये शुरू में कहाँ आ रहा है? देखो दैट कंजंक्शन है, उसके बाद में नया क्लोज शुरू हो रहा है, उसके शुरू में ही आ रहा है। तो ये रूल तब भी ट्रिगर होगा, जरूरी नहीं है यहीं पे हमेशा शुरू में रखा हो। क्लोज की शुरुआत करनी है, सेंटेंस में क्लोज कहीं से भी शुरू हो सकता है। अगर क्लोज के शुरू में देर आ गया तो ये रूल आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं वॉज लिखूंगा मिल्क के हिसाब से, मिल्क कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेगा। अब आ जाओ तीसरी एरर पे, वुड बॉर्न। एक बार इस वर्ड को चेक करते हैं डिक्शनरी में, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा। बॉर्न क्या है? एक वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म है बेयर, सेकंड बोर, थर्ड है बॉर्न। बेयर बोर बॉर्न का मतलब होता है किसी चीज़ को ला के देना, किसी चीज़ को पैदा करवाना। जैसे बोर फ्रूट का मतलब है फल को पैदा करना, है ना, रिजल्ट लेकर के आना अच्छा। बेयर फ्रूट तो अपने आप में फ्रेज होता है इंग्लिश में। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी मॉडल के बाद में नहीं आती है। अब ये मत पूछना सर मॉडल्स क्या होती हैं, फिर आपके बेसिक्स बहुत कमज़ोर हैं। इतना शायद आपको पता ही होना चाहिए कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ऐसी 11 वर्ब्स हैं हमारे पास जो इंग्लिश में कहलाती हैं मॉडल वर्ब्स। बाकी बेसिक्स में कवर्ड है, होम पेज पे जाओ, रखी हुई है बेसिक्स की प्लेलिस्ट, अच्छे से सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। तो मॉडल वर्ब अपने बाद में क्या लेती है? वर्ब की बेस फॉर्म। और वर्ब की बेस फॉर्म और कुछ नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही बेस फॉर्म बोलते हैं जिसके आगे एस या ई एस ना लगा हो। तो आपको यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेयर को यूज़ करना है बिना एस या ई एस के। ये जो वुड के बाद में बॉर्न देख रहे हो, यहाँ लिखोगे बेयर, ठीक है। बेयर्स नहीं लिखना या बेयर्स, ऐसा कुछ नहीं लिखना, इसके आगे कुछ नहीं लगेगा। बेस फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिना एस या ई एस के ही बनती है। चलिए एक एरर इसमें और है, मैं आपको यहाँ पे 10 सेकंड और दूंगा। इस एरर को मैंने कई बार कस के करवाया हुआ आपको एडिटोरियल्स के दौरान, रीडिंग के दौरान। एक बार आप पकड़ने की कोशिश करो, और 1 सेकंड की एरर है, वो देखते ही आपको पकड़ में आ गई होगी। फिर मैं तो करवा ही देता हूँ,
चलो, जिनको आ रही है ज़रूर से कमेंट्स में डालना, मुझे पता लगे कितने आप जो है चौकन्ना रहते हो ऐसी एरर्स के लिए। बहुत सिंपल सी एरर है यार, इमेजिनरी लोकेशंस इन इंग्लिश। इमेजिनरी लोकेशंस जो हैं वो कभी भी अपने आगे बिना बिना द के जो है अपने आप को नहीं चलाएंगी। इमेजिनरी लोकेशन मतलब ऐसी लोकेशन जो दुनिया में वास्तव में है ही नहीं। जैसे कि नॉर्थ पोल नाम की कोई जगह नहीं है, हमने ऐसे ही एक एरिया को नॉर्थ पोल बोल दिया है। LAC है, LOC है, डुरांड लाइन है, कोई भी बॉर्डर है, बॉर्डर भी एक इमेजिनरी लोकेशन है। बॉर्डर नाम की कोई जगह तो है नहीं, मतलब ऐसे ही किसी एरिया को हम बोल देते हैं ये बॉर्डर वाली लाइन है ना। तो ये जो LAC है, जो बॉर्डर की लाइन है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसके आगे आपको द को लगाना चाहिए। द नॉर्थ पोल, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द साउथ पोल, द इक्वेटर है, द ग्रीनविच है ना। ये सारी लाइंस हैं जो इक्वेटर, ये सारी की सारी इमेजिनरी लोकेशंस हैं। चाहे बॉर्डर हो चाहे कोई ऐसी जगह हो, उसके आगे आपको द को लगाना चाहिए। तो ये पांचवी या चौथी एरर है इस पूरे सेंटेंस में, मेरे ख्याल चौथी है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चलिए रैप अप करेंगे यही सेशन को अपने। एक काम करेंगे, आपको ज़रूर से एक सेंटेंस देते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, सभी लोग इसको ब्रेक करो। बड़ा ही सिंपल सा सेंटेंस है, सेंटेंस में 3 से 4 आपको मिलेंगी एरर्स। नेक्स्ट वीक में जब शुरू करूँगा क्लास को, इसी एरर से, इसी सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। जितनी मिल जाएं कमेंट्स में डालना, और मैं आंसर्स, जितनी एरर्स हो सकी उनके आंसर्स भी इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में डाल रहा हूँ। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से देना सेशन को। ऐसे सेशन यूट्यूब पे शायद आपको बहुत कम मिलेंगे। अगर आपको अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हर वीक लाना चाहिए, तो टीचर को मोटिवेट करके रखा करो अपने प्यार से, है ना। कोई भी कोर्सेज की नीड हो आपको, राइटिंग, SSC, बैंकिंग, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्सेज बनाते हैं हम, आप इनका फ़ायदा ले सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाएं, ऐप को डाउनलोड करें फर्स्ट कमेंट से, और कोई भी क्वेरी हो ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करें। अंटिल देन, साइनिंग आउट।